जन्म का दोष तो नहीं है। जन्मजात दोषों में सबसे पहले मूल का ही निर्णय करने के लिए कहा जाता है। लोगों में सबसे अधिक इसी बात का भय होता है कि कहीं मूल में ना पड़ता हो। देखिए, राशि नक्षत्रों से मिलकर बनी हुई है। प्रत्येक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। एक राशि 2.25 नक्षत्र की होती है। प्रत्येक राशि 2.25 नक्षत्र की है। जब हम मेष राशि का अवलोकन करते हैं तो मेष राशि सभी राशियों की भांति 30 अंश की है। इसकी संरचना, इसकी कंपोजिशन में अश्विनी नक्षत्र का निवास मेष राशि में है। तो प्रत्येक नक्षत्र आप जानते हैं कि 13 अंश 20 कला का होता है। प्रत्येक नक्षत्र की लंबाई 13 अंश 20 कला की होती है आकाश में, और उसकी मोटाई 13 से 15 अंश की होती। तो नक्षत्रों की मोटाई का तो फल कथन में कोई उपयोग नहीं है। तो अश्विनी नक्षत्र भी 13 अंश 20 कला का, और अन्य सभी नक्षत्र भी इतने ही परिमाण के होते। आज मोबाइल में टैप करते हैं तो एक बार में, है ना, क्योंकि हाथ सुन्न हो गए हैं। तो सभी नक्षत्र 13 अंश 20 कला के होते हैं, और इसको भी 4 भाग किए जाते हैं। प्रत्येक भाग को उस नक्षत्र का चरण कहते हैं। हर नक्षत्र में 3 अंश 20 कला के 4 भाग होते हैं, उसे चरण कहते हैं, है ना। और 4 चरण मिलकर 13 अंश 20 कला यानी नक्षत्र, एक नक्षत्र पूरा होता है। 4 चरण जो 3 अंश 20 कला के हैं मिलकर एक नक्षत्र होता है, और 9 चरण यानी 3 अंश 20 कला गुना 9, ये 30 अंश के बराबर होता है। तो नक्षत्रों का जो एक चरण है, उनकी एक राशि में यदि देखें कि कितनी संख्या है, तो प्रत्येक राशि में 9 चरण होते हैं, जिसको हम 2.25 नक्षत्र कहते हैं। यह 9 चरण के बराबर है। 2.25 नक्षत्र यानी गुरुदेव प्रणाम।
हाँ प्रणाम। दो नक्षत्र पूरे पूरे और तीसरे नक्षत्र का प्रथम चरण, है ना। इतने दूर के आकाश को मिलाकर एक राशि बनती। जैसे मेष राशि की रचना कैसे बनी है। मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण हैं। भरणी नक्षत्र के भी 4 चरण हैं। तो कुल 8 चरण हो गए इस राशि में, और एक चरण का भाग शेष है। तो कृत्तिका जो इसके बाद के क्रम में आता है, तीसरा नक्षत्र आता है कृत्तिका। तो कृत्तिका नक्षत्र का प्रथम चरण इतना मिलकर मेष राशि बन गई। अब कृत्तिका नक्षत्र के 3 चरण शेष रह गए, तो वह वृषभ राशि में आएंगे। तो वृषभ में कृत्तिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण, है ना, और शेष जितना बचा उतने मृगशिरा के। तो संक्षिप्त में इसको थोड़ा सा लिख देता हूं, फिर हम लोग आज गंध मूल पर विचार करेंगे। क्योंकि जैसे ही किसी नए शिशु का जन्म होता है तो आपके पास यही विचार करने आते हैं लोग कि देखिए इसके जन्म के साथ कोई अरिष्ट तो नहीं है, इसे जन्म का दोष तो नहीं है। जैसे मेष राशि, मेष राशि में आपने देखा, अभी हम राशियों की संरचना पर विचार करते हैं। राशियां कैसे बनी हैं। मेष राशि में अश्विनी के 4 चरण, भरणी इसके भी 4 चरण, और कृत्तिका के 1 चरण। तो अश्विनी के 4 चरण अर्थात 13 अंश 20 कला, भरणी के भी 13 अंश 20 कला, और कृत्तिका का 1 चरण यानी 3 अंश 20 कला। अब यदि इन सबको जोड़ेंगे, योग कर दे, तो देखिए 2 2 4 2 6, यह तो घड़ी वाला गणित है। तो जैसे ही 6 होगा तो यहाँ शून्य आ जाएगा और 1 इधर आकर जुड़ जाएगा। तो 3 3 6 3 9, और इधर से जो 1 आया था 10, 10 का शून्य, एक एक 2, 3, 1 1 2 और 1 3, 30 अंश हो गए, है ना। यानी कि एक राशि हो गई 30 अंश। फिर इससे आगे का वृषभ राशि का क्षेत्र आता है। आकाश में मेष राशि के बाद तो वृषभ राशि है। तो कृत्तिका का 1 चरण, पहला चरण तो मेष राशि में था, तो अब शेष 3 ही चरण बच गए। तो वृषभ राशि की रचना में कृत्तिका के 3 चरण हैं। रोहिणी के सभी 4 चरण हैं। तो 4 3 7 हुआ। मैंने कहा था 9 चरण से मिलकर एक राशि बनती है। तो 4 3 7,
अब 2 और चरण होने चाहिए। तो मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण मिलकर वृषभ राशि बन गई, है ना। तो कृतिका नक्षत्र में 10 अंश आ गए, शून्य कला। रोहिणी में 13 अंश, 20 कला आ गई। मृगशिरा में 2 चरण यानी 6 अंश, 20 कला। ये 6 अंश 40 कला। 3 20 3 20 मिलकर 6 40 हो गए। देखिए यह हो गई वृषभ राशि। ऐसे ही वृषभ राशि का निर्माण, उसकी संरचना बनी। तो 4 और 2 6 होता है। इस गणित में तो 6 आने पर शून्य हो जाएगा और इसका 1 इधर आ जाएगा, हस्तांतरित हो जाएगा। तो 6 3 9 और इसका जो एक शेष था, एक 10 का शून्य लब्ध रहा। एक, तो 1 2 और वह लब्ध 1 मिलकर 3 हो गए। तो देखिए वृषभ राशि 3 हो गई। ऐसे ही आपको क्रम से 12 राशियों का की संरचना अपनी कॉपी में बना लेनी चाहिए। उसका क्या उपयोग है, आपके लिए क्या लाभ होगा, वह मैं अब बताता हूं। जैसे वृषभ तक का देखा, अब मिथुन राशि का देखिए। मिथुन राशि की संरचना, कंपोजिशन, बनावट कैसी है। मृगशिरा के 2 चरण तो वृषभ राशि में आ गए थे, तो अब तीसरा और चौथा चरण ही शेष रहा। तो मृगशिरा का तृतीय और चतुर्थ चरण। मृगशिरा के बाद आर्द्रा नक्षत्र है। आर्द्रा नक्षत्र के सभी चरण। फिर आएगा पुनर्वसु। अब देखिए 2 और 4 6 हुए। अब 3 चरण और होने चाहिए। तो पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण, पहला, दूसरा और तीसरा चरण। देखते हैं हमने सही लिखा कि नहीं। मृगशिरा के 2 चरण, तो 6 कला, 6 अंश, 40 कला। आर्द्रा के 13 अंश, 20 कला। पुनर्वसु के 3 चरण अर्थात 10 कला, 10 अंश, शून्य कला। तो ये सभी मिलकर 40 और 20 60। एक रहा, 6 3 9 1 10 का शून्य और 1 1 2 1 3 राशि पूरी हो गई। तो मिथुन के बाद कर्क राशि है। मैं कर्क राशि तक बताऊंगा, तो आप स्वयं बनाइएगा। कर्क कर्क राशि में इसके बाद का क्रम लीजिए, मिथुन के बाद का। मिथुन में पुनर्वसु के 3 चरण तक का आकाश हमने देख लिया था। अब पुनर्वसु का चतुर्थ चरण,
कर्क राशि में है। पुनर्वसु का चतुर्थ चरण कर्क राशि में। यानी कि पहले एक चरण है ना, जो चौथा चरण है तो ये हो गया 3 अंश 20 कला, एक ही चरण। पुष्य नक्षत्र, पुष्य के सभी चरण समस्त, तो यह 13 अंश 20 कला, जितना एक नक्षत्र होता है। श्लेषा, श्लेषा के अब कितने चरण आएंगे कर्क राशि में? 1 और 4, कुल 5 चरण आ गए हैं। तो कर्क राशि में और 4 चरण आवश्यक हैं। तो श्लेषा नक्षत्र के सभी चरण, पहला, दूसरा, तीसरा और चतुर्थ, ये चारों चरण आ गए। 13 अंश 20 किलो, यह कुल मिलाकर 30 अंश होगा आप जब जोड़ेंगे। एक बड़ी विशेष बात है कि मेष राशि जब समाप्त हो रही थी उस समय कृत्तिका नक्षत्र का एक चरण बीता था। तो देखिए राशि तो समाप्त हो गई, लेकिन कृत्तिका नक्षत्र चलता ही रहा। वृषभ राशि जब पूर्ण हुई तब मृगशिरा नक्षत्र का आधा ही व्यतीत हुआ था। मिथुन राशि का जब समापन हुआ उस समय पुनर्वसु नक्षत्र का एक चरण शेष था, है ना। यह पहली राशि आई, कर्क नाम की राशि आई, जिसमें नक्षत्र भी समाप्त हो गया और राशि भी समाप्त हुई। जब राशि और नक्षत्र दोनों एक ही बिंदु पर समाप्त होते हो, उस बिंदु को गंड कहते हैं। कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र, है ना। कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र, ये दोनों राशि भी और नक्षत्र भी एक ही बिंदु पर समाप्त होते हैं। तो इसी प्रकार वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि यानी 8वीं राशि, वृश्चिक राशि और कौन सा नक्षत्र? ज्येष्ठा नक्षत्र एक ही बिंदु पर समाप्त होते हैं। जब आप राशियों की संरचना बनाएंगे, जैसे मैंने मेष से कर्क तक की बनाई, तब आप देखेंगे कि कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र एक ही बिंदु पर नक्षत्र, है ना, एक ही बिंदु पर समाप्त होते हैं, एक साथ खत्म होते हैं। इसी प्रकार मीन राशि
और रेवती नक्षत्र यानी 27वां नक्षत्र एक ही बिंदु पर समाप्त होते हैं। है ना? तो एक ही बिंदु पर समाप्त होते हैं। एक ही बिंदु पर समाप्त होते हैं। उस बिंदु को गंड कहते हैं। गंड वास्तव में इसका शुद्ध शब्द जो है वह गंध्य है। ग में अनुस्वार, द या संयुक्त, गंध्य, यह उसका शुद्ध रूप है, शब्द रूप। उस बिंदु को गंड कहते हैं। इसके बारे में अनेक प्रकार के अरिष्ट बताए जाते हैं। महर्षि पराशर कहते हैं, पराशर होड़ा शास्त्र में कहा गया है कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में यदि किसी जातक का जन्म हुआ तो अंतिम 3 अंश का जो लग्न होता है, अर्थात 27, 28, ये 27 के उपरांत 28, 29 और 30 अंश का यदि लग्न हो, और कौन सा लग्न हो, कर्क, वृश्चिक, मीन, तब कहते हैं कि गंडांत दोष आ गया। तब क्या होगा? यदि गंडांत दोष आ गया तो सावधान, वह जातक सिंहासन, मुकुट, छत्र, ऐश्वर्य, धन, संपदा, विजय आदि से सुशोभित होगा। तब यह कैसा दोष है? यदि वह ऐश्वर्यशाली, शक्तिशाली, धनवान और सुखी होता है, तब दोष क्या रहा? तब दोष यह होता है कि उस बालक के उपरांत उस वंश में पुत्र नहीं होता। न उसके भाई होंगे, न उसका पुत्र होगा, न उसके भतीजे होंगे, और न ही नाती होंगे। डिनेस्टी, वंश में पुत्रों का जन्म बाधित हो जाता है, यद्यपि उसके उपचार हैं, लेकिन पराशर ऋषि ने ऐसा ही कहा है। तो क्योंकि अब उसका अधिक प्रचलन नहीं है, इसीलिए मैंने लिखा नहीं। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, लेकिन अशुभ बातें कभी किसी को फलादेश में कहनी नहीं चाहिए। वह आप समझिए, उसको कहिए कि बड़ा ही अनिष्ट हो सकता है यदि समय पर उपचार नहीं कराया गया। कटु वचन ज्योतिषी को फलादेश के समय नहीं कहने चाहिए। जब आप फल ग्रहण कर रहे हैं उस समय आपका पद दैवज्ञ का होता है, जो
देवता जैसा आचरण करता हो तो किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो आपने देखा कि पराशर ऋषि के अनुसार गंडांत दोष यही होता है ना। अभी आपको बताया गंडांत दोष, इसका फल क्या होता है? वंश बाधा। वंश बाधा। यदि स्त्री जातक हो, कन्या का जन्म हुआ हो खंड में, तब क्या कहते हैं? तब और कोई तो कुछ विशेष नहीं कहते हैं, लेकिन देवर्षि नारद जी ने कहा है कि 8 वर्ष तक, है ना, यदि कन्या है तो 8 वर्ष तक उस शिशु के जीवन में अरिष्ट होता है। 8 वर्ष में बार बार उसके प्राण संकट में पड़ते हैं, रोग व्याधि दुर्घटनाएं होने की आशंका रहती है। और एक बात, अब हम गंधिक पर बात कर चुके, अब मूल पर बात करते हैं। मेष राशि, आपने देखा आकाश में जिस बिंदु से मेष राशि आरंभ होती है, ठीक वहीं से अश्विनी नक्षत्र भी आरंभ हुआ। मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र एक ही बिंदु से यह राशि और यह नक्षत्र आरंभ होते हैं। मघा, अच्छा, सिंह राशि। सिंह राशि सिंह राशि और कौन सा नक्षत्र? मघा नक्षत्र। एक ही बिंदु से आरंभ होते हैं। जैसे ही सिंह राशि आरंभ हुई, वहीं से मघा नक्षत्र भी आरंभ हुआ। इसी प्रकार धनु राशि, धनु राशि और मूल नक्षत्र यह दोनों एक ही बिंदु से आरंभ होते हैं। अश्विनी पहला नक्षत्र है, मघा 10वां और मूल 19वां नक्षत्र है। इन तीनों के ही स्वामी केतु हैं। यह देखिए, ऐसा सुंदर संयोग है कि यह राशि, है ना, यह राशि और नक्षत्र एक ही बिंदु पर आरंभ होते हैं। एक ही बिंदु से आरंभ होते हैं। उस बिंदु को मूल कहते हैं। लीजिए,
उस बिंदु को मूल कहते हैं। अर्थात उस बिंदु से 3 अंश आगे तक। गंध्य भी 3 अंश का होता है और मूल भी 3 अंश का होता है। यही है मूल। तो यही है गंध्य मूल, जिसको लोगों ने बार बार अनेक प्रकार से चर्चा की है। गंध्य मूल का विचार जो करते हैं, तो आपने देखा होगा कि मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र जहां से आरंभ हो रहे हैं, वहीं पर तो रेवती नक्षत्र और मीन राशि समाप्त हुई थी, है ना। तो गंध्य मूल उस बिंदु को कह रहे हैं, है ना। आपने मूल भी देखा, गंध्य भी देखा। अब देखिए गंध्य मूल क्या है कि इसी बिंदु पर रेवती नक्षत्र और मीन राशि समाप्त हो रहे हैं और आरंभ कौन हो रहा है, मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र, है ना। चारों का मिलन, 2 नक्षत्र का, 2 राशियों का मिलन गंध्य मूल नामक बिंदु पर होता है। यहाँ एक राशि, एक नक्षत्र आरंभ हो रहे हैं, अन्य राशि और नक्षत्र यहाँ समाप्त हो रहे हैं। उस बिंदु को ही गंध्य मूल कहते हैं। अब इसका फल कहते हैं, उसको संक्षेप में 1-2 शब्द नोट कीजिएगा। जब जब जन्म का चंद्रमा गंध्य अथवा मूल में हो, जन्म का लग्न गंध्य अथवा मूल में हो, सूर्य गंध्य अथवा मूल में हो, अथवा शनि गंध्य या मूल में हो, या ऐसे बिंदु पर हो कि दोनों के ही बीच में हो, तब जातक को अरिष्ट होता है। चंद्रमा, लग्न, सूर्य और शनि, इन चारों ग्रहों के गंध्य मूल में होने पर जातक को भांति भांति के कष्ट बताए गए, अरिष्ट बताया गया। गुरु इस परिभाषा को जरा दोबारा बता दीजिए। जब जब जन्म का चंद्रमा, क्या है पूरा दोबारा बता दीजिए इसको जरा। जन्म का चंद्रमा, लग्न, सूर्य और शनि, यदि गंध्य मूल में हो तब अरिष्ट होता है। जब शनि होंगे तो सतैसा नहीं पड़ जाता है। वही सूर्य यदि पड़ा गंध्य मूल में तो 12 वर्ष का दोष होता है, शनि रहे तो 27 वर्ष का, लग्न या चंद्रमा रहे तो 8 वर्ष का दोष कहते हैं। ऐसे दोष अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग कहा है, लेकिन सर्वमान्य जो है, सबसे अधिक लोगों में मान्यता है कि चंद्रमा या लग्न यदि गंध्य मूल में पड़ेंगे तब 4 से 8 वर्ष का दोष होता है, और यदि सूर्य
उस स्थान पर हैं जन्म के समय, तब 12 वर्ष तक दोष होता है। शनि है तब 27 वर्ष तक यही दोष माना गया है। तो क्या दोष होगा वह अब आपको बताएंगे। यह बड़ी ही रोचक जानकारी है। देवर्षि नारद का कथन बताता हूं। गंडांत या इसको ही गंड कहते हैं। और जो प्राचीन साहित्य है, पुरानी किताबें हैं, उनमें गंद्य कहा गया है। तो सबसे कठोर जो गंद्य होता है वह मूल और ज्येष्ठा के, मूल और ज्येष्ठा का जो समाप्ति बिंदु है, वह गंध सबसे घोर, कठोर और कष्टदायी कहा गया है। उसके बाद मघा और श्लेषा, ये मघा और श्लेषा, और सबसे कम कष्टदायक अश्विनी और रेवती का बताया गया, यानी रेवती, रेवती और अश्विनी का जो गंडांत, वह सबसे कम कष्टदायी माना गया है। अब देखिए, मूल नक्षत्र आरंभ हो रहा है ना, ठीक उसी बिंदु पर ज्येष्ठा नक्षत्र समाप्त हो रहा है ना। तो गंध्य और मूल दोनों एक ही स्थान पर हो गए ना। राशि और नक्षत्र एक ही बिंदु पर आरंभ होते हो तो उसे मूल कहते हैं जड़, और राशि एवं नक्षत्र एक ही बिंदु पर समाप्त होते हो उसको गंध कहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि यह जो समय होता है, जब चंद्रमा चंद्र लग्न और सूर्य, अनेक विद्वान शनि को भी इनमें से कोई भी ग्रह जब भी ज्येष्ठा नक्षत्र के समाप्ति बिंदु पर या मूल नक्षत्र के आरंभ बिंदु पर हो, आश्लेषा नक्षत्र के समाप्ति बिंदु पर हो या मघा नक्षत्र के आरंभ बिंदु पर हो, रेवती नक्षत्र के समाप्ति बिंदु पर हो या
अश्विनी नक्षत्र के आरंभ बिंदु पर हो। तब उसे गंडांत में कहते, गंडमूल या गंडांत कहते। तो इन नक्षत्रों का आरंभ हो रहा है और इन नक्षत्रों का समापन हो रहा है एक साथ। तो ऐसा कहा जाता है कि मूल, ज्येष्ठा, मघा, श्लेषा, अश्विनी, रेवती, इनके संधि, यह संधि ही तो है। ज्येष्ठा मूल की संधि है, श्लेषा मघा की संधि है, रेवती अश्विनी की संधि है ना। यह संधि है, यहाँ ये दोनों नक्षत्र जुड़ रहे हैं। इनके संधि को गंध्यमूल कहा जाता है, या उसको ही गंडांत कहते हैं या गंडमूल कहते हैं। इनके संधि में प्रहर प्रमाण, प्रहर प्रमाण एक प्रहर तक गंध्यमूल होता है। प्रहर किसे कहते हैं? दिनमान को 4 से भाग देंगे तो एक प्रहर का मान निकल जाता है, और अहोरात्र को 8 से विभाजित करेंगे तो एक प्रहर का मान निकल गया। तो प्रहर प्रमाण क्या हुआ? प्रहर प्रमाण क्या हो गया? प्रहर प्रमाण हुआ दिनमान में दिनमान का चौथाई। अब इसका फल कहता हूं। फल जो है वह नोट कीजिएगा। यदि मंगलवार का दिन हो और ज्येष्ठा नक्षत्र में कन्या का जन्म हो, किसी कन्या जातक का जन्म मंगलवार को हुआ हो, और यदि उस काल में ज्येष्ठा नक्षत्र है, तब कहते हैं उसके दुर्भाग्य से भाई का नाश होता है, भाई को कष्ट होता है। मूल नक्षत्र रविवार को पड़ता हो यदि, तब ऐसे समय में जिस कन्या का जन्म हो वह अपने ससुर, है ना, यानी पति के पिता का नाश करती है।
सबसे पहले ज्येष्ठा का फल बताता हूँ। ज्येष्ठा का अरिष्ट। अरिष्ट यानी दोष। आप सभी यह सब जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नए होते हैं, है ना, उनको बार बार नहीं पढ़ा हुआ है, इसलिए बताता हूँ कि अरिष्ट का अर्थ होता है दोष। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म होगा तब क्या क्या दोष होते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में यदि जन्म हो, तब क्या होगा? भाई का नाश करता है, भ्राता। यदि द्वितीय चरण में जन्म हो, तब क्या होता है? केवल छोटे भाई का। है ना, प्रथम चरण में हो तो बड़े भाई अथवा छोटे भाई में से किसी को भी क्षति हो सकती है, या दोनों की क्षति हो सकती है। द्वितीय चरण में होगा तो केवल छोटे भाई का नाश लिखा गया। गुरुजी ये लड़के का होगा क्या लड़की का? दोनों। ज्यादातर देखिए, यह तो शास्त्र है, इसको आपके संविधान से कोई लेना देना नहीं है। स्त्रियों की कुंडलियां ही नहीं देखी जाती थी। यद्यपि केवल राजा और श्रेष्ठ लोगों की ही जन्म पत्रिका देखी जाती थी, यही समाज में प्रचलन था। सबकी कुंडली नहीं बनती थी, है ना। समाज में जिनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, उनकी कुंडलियां बनाई ही नहीं जाती थी। सर्वप्रथम तो केवल राजा की ही कुंडली देखी जाती थी, और उसके बाद के काल में केवल पुरुष जातकों की ही कुंडली का निर्णय किया जाता था। बहुत बाद में आधुनिक युग में आकर कन्याओं का, है ना, जातक फल निर्णय किया जाता रहा। तो यह जितने भी नियम हैं, 80% ज्योतिष जो है वह पुरुषों के बालक के ही फल बताता है। तो अब हम लोग तो आधुनिक युग में हैं, हम क्या करें? तो हमें यही निर्णय करना चाहिए कि स्त्री पुरुष दोनों की कुंडली में यही दोष विचार करेंगे, यह फल दोनों के लिए मानेंगे। हो सकता है कि स्त्रियों में यह दोष कम हो। यद्यपि
मैं एक अध्याय ऐसा बताऊंगा जिसमें स्त्रियों के लिए विशेष फल कथन के नियम बता देंगे। स्त्रियों के लिए जो जो नियम अलग से बताए गए हैं उनको संकलित करके मैं एक अध्याय बताऊंगा। तो वह अंत अंत के माह में बताऊंगा। यदि ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म हो, चाहे बालक हो या कन्या, तो पिता का नाश होता है। तीसरे चरण में उत्पन्न हो वह जातक पिता का नाश करता है। नाश करना माने नष्ट हो जाना। लेकिन मैं आपके सामने हट्टा कट्टा स्वस्थ संपूर्ण विद्यमान हूँ। हम 3 भाई हैं। मेरे जो सबसे ज्येष्ठ भ्राता हैं उनका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। फिर भी हम 2 भाई जीवित भी हैं और सुरक्षित भी हैं, क्योंकि हमारे पिताजी बहुत जानकार ज्योतिषी हैं। हमारे दादाजी भी, और कई पीढ़ियों से हमारे घर में अच्छे ज्योतिषी रहे हैं। तो ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन आप इसलिए करते हैं कि अरिष्ट का समाधान बताएं। अब एक ही चरण शेष रह गया, चौथा चरण। वह आप स्वयं नोट कर लीजिए कि यदि ज्येष्ठा नक्षत्र के अंतिम चरण में जन्म हो तब वह जातक स्वयं मर जाता। तो स्वयं का नाश होता है चतुर्थ चरण में। चतुर्थ चरण के जन्म से स्वयं का नाश। स्वयं का नाश। ग्रंथों की बात आपको बता दी। अब अपने विवेक का उपयोग कीजिए और नाश का अर्थ समूल नाश मत बताइए। हो सकता है कि मृत्यु ना हो, मृत्यु के स्थान पर अंग भंग हो जाए, कोई असाध्य रोग हो सकता है, या अविकसित जीवन हो सकता है कि न पढ़ेगा लिखेगा न अपना कैरियर होगा, है ना। अभाव और संघर्ष, कष्ट और पीड़ा से युक्त जीवन होता है। जीवन भर मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। या तो मृत्यु हो जाएगी या मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, अभाव पीड़ा संघर्ष आदि। अथवा तीसरी बात, वह जातक अपने परिवार से च्युत हो जाएगा, अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, और उससे जैसे भाई का नाश है, तो ज्येष्ठा नक्षत्र में जिसका जन्म होगा उसका भाई आगे चलकर दूर कहीं जाकर बस जाएगा, है ना। अपने कुल से च्युत हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, है ना, अलग हो जाएगा। यदि द्वितीय चरण में जन्म है तो छोटा भाई, है ना, अपने परिवार से अलग हो जाएगा, है ना, पराया हो जाएगा, न्यारा हो जाएगा।
तीसरे चरण में उत्पन्न है। मैंने एक बंगाल के ही एक सज्जन थे, उनकी कुंडली में देखा, उनका ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म हुआ था। तो 1.5 वर्ष के होते होते उनकी उम्र 1.5 वर्ष की हुई, तब तक में उनके पिता घर छोड़कर चले गए और अब उनकी लगभग 50 वर्ष की अवस्था है, लेकिन उनके पिता का अब तक कुछ पता नहीं चला। तो यदि जीवित भी होंगे, कुछ समाज के कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने संन्यास ले लिया, तो यदि पिता शेष भी होंगे, तथापि परिवार के लिए तो नहीं, परिवार की दृष्टि में तो उनका नाश ही हो गया। तो ऐसा ही होता है। और मैंने क्या कहा कन्याओं के बारे में कि ज्येष्ठा नक्षत्र में मंगलवार के दिन कन्या का जन्म हो तो अपने भाई के लिए कष्टकारी होती है, और मूल नक्षत्र में यदि रविवार के दिन जन्म होता हो तब उस कन्या के ससुर को, है ना, पति के पिता को कष्ट होता है। मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, या घर छोड़कर जा सकते हैं, या असाध्य रोग हो सकता है, या मृत्यु हो सकती है। अब मूल नक्षत्र का फल। मूल नक्षत्र में जन्म हो तब क्या होगा। देखिए, यदि मूल नक्षत्र में किसी का जन्म हो तब प्रथम चरण में पिता को कष्ट होता है। जो उस जातक के पिता होंगे उनको कष्ट होगा। कष्ट जिस प्रकार का उसमें बताया उसी प्रकार का, मृत्यु का कष्ट हो सकता है, स्वास्थ्य का कष्ट हो सकता है, धन का कष्ट हो सकता है ना, या ऐसा ही कोई कष्ट जो जीवन पर बहुत भारी पड़े। द्वितीय चरण में जन्म हो तो माता को कष्ट होता है। मूल नक्षत्र के द्वितीय चरण का जन्म हो तो माता को कष्ट होता है। यदि मूल का तीसरा चरण है उस समय उसमें जन्म हुआ है तब धन का नाश होता है। जातक का जन्म हुआ तो धन का नाश हो जाता है। हम इतिहास में पढ़ते हैं हुमायूं के घर पुत्र का जन्म हुआ तो उसको खोया हुआ राज्य मिल गया था अकबर के जन्म। चतुर्थ चरण में मूल नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म हो तो शुभ होता है। अच्छा होता है, कोई दोष नहीं होता। अब ये गंध्य मूल के कुछ और दोष विस्तार से अगली कक्षा में मैं बताऊंगा। गुरुजी इनके उपाय बताइएगा। कौन से मूल के हाँ। दोष के लिए क्या उपाय कर सकते हैं।
हाँ, अगली कक्षा में ज्येष्ठा नक्षत्र को 15 भागों में विभाजित कर देंगे, है ना। और कितने छोटे छोटे भाग हो गए, तो उन भागों में क्या क्या फल होता है वह बता दूंगा। क्योंकि ये जो है ना, मूलों का विचार बहुत प्रधान विषय है ज्योतिष में, इसलिए इसको अच्छे से नोट करके रखिएगा, बहुत काम आता है। मूल, फिर विवाह के समय मांगलिक, ये सब बहुत महत्वपूर्ण विषय होते हैं, ठीक है ना।